चलिए तो फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं फिर से। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड through a spherical surface, through a spherical surface of radius r, of radius r, due to a charge of 10 to the power minus 7 coulomb at the center and another equal charge at a point 2r away from the center। क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए। फाइंड द फ्लक्स, find the flux of the electric field through a spherical surface of radius r due to a charge of 10 to the power minus 7 coulomb at the center and another equal charge at a point 2r away from the center। ठीक है, ये कह रहा है कि फ्लक्स आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा स्फेरिकल सरफेस पे जिसका रेडियस r है और एक चार्ज है 10⁻⁷ कूलम का सेंटर पे। ठीक है, एक रेडियस r का क्या है, स्फेयर है ना, रेडियस r का स्फेयर है और इस पे एक चार्ज है +q और इसका वैल्यू है 10⁻⁷ कूलम। और एक 2r डिस्टेंस पे जितना r है उतना ही एक यानी 2r डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2r और वहाँ पे जो चार्ज का जो वैल्यू है वो भी सेम है 10⁻⁷ कूलम। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो स्फेयर पर क्या बनेगा वो बोल रहा है। तो हम हमेशा बताते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके कारण ही बनेगा और इसके कारण ही बनेगा कहीं पर। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन जो फ्लक्स का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज के कारण बनेगा। ठीक है, जो भी चार्ज अंदर में रहेगा उसी के कारण आपका खाली फ्लक्स बनेगा। इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल 0 हो जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वेक्टर E = नहीं निकालते थे, E1 E2 करके निकालते थे और फिर सबका क्या करते थे, एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे और जो फ्लक्स बाहर में रहता था तो उससे जब इंटीग्रेशन करते थे वो 0 हो जाता था फ्लक्स का वैल्यू, और सिर्फ फ्लक्स जो अंदर वाले चार्ज के कारण ही खाली फ्लक्स रह पाता था और चार्ज इनक्लोज जो आपका वैल्यू है वो सिर्फ अंदर ही का रहेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालना है ना। तो फ्लक्स जब निकालेंगे इसका फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज will be 0 because solid angle जो बना था will be 0 from charge outside the closed surface, outside the closed surface। ठीक है, इसीलिए फ्लक्स का जो वैल्यू हो जाएगा फ्लक्स बाय
चार्ज इनसाइड, और इसका वैल्यू कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका क्या होगा कूलम, और ये सब क्या होगा 8.8 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अच्छा इसका उल्टा हो जाएगा ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स का वैल्यू इतना होता भी है, और इसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं कैलकुलेट करके, 1 डिवाइडेड बाई 8.85, 0.112, 0.112 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 12, तो कितना हो गया 3 5 10⁻5 हुआ, 1.12 कर देंगे 10⁻4 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर सवाल पे हम लोग। ए चार्ज Q is placed at the center of an imaginary surface using symmetrical argument, and Gauss law, find the flux of the electric field, find the flux of the electric field due to this charge through the surface of a hemisphere. क्वेश्चन देख लिया जाए कि क्वेश्चन क्या कहता है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। यूजिंग सिमेट्रिकल आर्गूमेंट एंड गॉस लॉ फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ ए हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर से जो फ्लक्स निकलेगा उसका वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर से वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है, तो पूरा स्फेयर रहता तो इसका फ्लक्स का वैल्यू कितना होता, बड़ा वाला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आधा हेमिस्फेयर है ना, तो आधा का क्या हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें लिखते हैं फ्रॉम होल स्फेयर फ्लक्स phi is equal to sigma by Q by epsilon naught, but from
spherical surface flux is equal to q by 2 epsilon। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आधा है तो आधा रहेगा, ये सरफेस ही आधा है तो आधा ही ना रहेगा इसका। चलिए इसको मिटाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए spherical volume contains a uniformly distributed charge, contains a uniformly distributed charge of density 2 into 10 to the power minus 4 कूलम पर मीटर क्यूब। Find the electric field at a point inside the volume at a distance 4 centimeter from the center। 4 centimeter from the center। ठीक है, तो कहानी यहाँ ये है कि स्फेरिकल वॉल्यूम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उस पर। ठीक है, इतना कूलम पर मीटर क्यूब। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो कैसे इसका बनाएंगे, इसको देखिए, एक स्फीयर समझिए, ये ठोस है क्या कि इतना कूलम पर मीटर क्यूब दिया, तो इसलिए पता चल रहा है कि पर मीटर क्यूब चार्ज यानी कि पूरा भरा हुआ है अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इसका देखिए, इसका रेडियस दिया हुआ है क्या? अच्छा, उससे कोई मतलब भी नहीं है हमको रेडियस से। इसका बोल रहा है एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर पे बोल रहा है ना, उसका बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से मान लीजिए 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे तो इस पूरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर साइड में, सब इधर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही ना होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा हर सरफेस पे सेम रहेगा और एरिया वेक्टर भी बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर में तो 0 डिग्री एंगल बनेगा और चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा तो अंदर में एरिया वेक्टर इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया तो एरिया वेक्टर जो होगा पूरा एरिया, इसका पूरा एरिया और चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एरिया इसका क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और चार्ज इनक्लोज्ड इसका क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम के साथ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, अब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का 4/3 पाई r क्यूब, अब बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, यही ना होगा। तो 4 पाई कट गया, r स्क्वायर में r कट गया तो r/3 रहा,
तो ये कितना हो गया 2r/3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 12 -4 प्लस 12 यही ना होगा 2/3 इंटू 8.85 -4 और ऊपर चल जाएगा तो वो प्लस 12। ठीक है, r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर ना, तो 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 बाई 3 इंटू 8.85 और -2 और ये प्लस 8 हो रहा था ना। ठीक है, तो 8 इंटू 10⁻6 ठीक है, और 3 इंटू 8.85 ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू न्यूटन पर कूलम में इसका आंसर होगा। चलिए इसका कैलकुलेट किया जाए। 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8.85 0.301 इसका मल्टीप्लाई होके आएगा 3.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको चेक कीजिए कहीं पे गलती है क्या, चेक कीजिए शायद कहीं गलती हो। चलिए ठीक है, इसका आंसर आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। चलिए इसको मिटा रहे हैं, फिर हम बढ़ेंगे अगले सवाल पर। आज हम लोग सवाल ही कराएंगे, आज 3-4 सवाल और है, 4 सवाल और करवाएंगे अभी, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास से हम लोग कैपेसिटर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा इसके बाद, और फिर हम लोग कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point 4 centimeter away from a line charge of density कितना 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी इतना दिया हुआ, इतना कूलम पर मीटर, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। चलिए इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। हमको क्या कर रहा है, इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, इसका लेमडा का वैल्यू होता था, ये लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। ठीक है, अब क्या है कि x 4 सेंटीमीटर का दूरी पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, तो इससे हम लोग एक ये बना लेंगे क्लोज सरफेस, और इससे हम लोग समझेंगे क्लोज सरफेस हो गया ये। ठीक है, तो और इसका लेंथ मान लेते हैं L। तो इससे जो फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब इधर साइड में, तो इस सरफेस और इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर 90 डिग्री, तो ये दोनों से 0 जो भी होगा कर्व सरफेस से, तो जो फ्लक्स होगा फाई इसका वैल्यू क्या होगा E इंटू ds, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री यानी cos 0 यानी कि 1, यानी कि क्या हो गया E ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होगा, तो ये E और अंदर में ds, और E और ds का वैल्यू, एरिया का वैल्यू इसका क्या होगा
2, अच्छा इसका मान लेते हैं r, अभी इस x को नहीं, अब 4 नहीं मान के इसको r मानते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 2 पाई r इज सर्कमफ्रेंस बाय इसका लेंथ 2 पाई r l, तो ये इसका कर्व सरफेस का एरिया आ गया ये। और चार्ज इनक्लोज्ड इसके अंदर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर, समझ में आ रहा है बात, बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो E इंटू 2 पाई आर एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना है, लेमडा इसको लिखते हैं और इसको लेंथ L कर देते हैं, लेमडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, तो L कट गया, तो E इज इक्वल टू क्या आया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और लेमडा का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 2 पाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, आर का वैल्यू कितना है 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब क्या करना है, 2 तो काटिए इसको, चलिए इसको कैलकुलेट करके लिखा जाए, क्या होगा 1 डिवाइडेड 3.14 डिवाइडेड बाई 8.85 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हुआ -6 प्लस 12 प्लस 2, और ये -3, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 14 में से 9 गया 5, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कितना नंबर सवाल है, 3। नाइन इंटू 10 टू 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है इसका आंसर, ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाना है। अभी हम लोग का 2-3 सवाल और बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कुछ सवाल और बचा हुआ है, 2-3 सवाल उसको और बनाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। ए चार्ज Q is distributed uniformly within the materials of a hollow sphere of inner radii R1 and R2. Find the electric field at a point P a distance x away from the center, distance x away from the center, ठीक है। For x is greater than R1 smaller than R2, ठीक है। चलिए, एक स्फीयर है, सेंटर O, ये R1 और ये R2, ठीक है।
फाइंड द इलेक्ट्रिक, हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मटेरियल ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ इनर रेडी R1 एंड R2, ठीक है, R1 और R2 रेडियस है उसका और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, पॉइंट P मान लिए कहीं पे, यहाँ पे है अंदर में, यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले इससे एक गॉस लॉ, मतलब ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस बना देंगे और ये इसका डिस्टेंस कितना है, x है ना, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर तो निकाल देंगे। चार्ज इनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले है टोटल चार्ज Q इस पूरे अंदर में, ये पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है और बीच में ये खाली है ये स्फीयर, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वेयर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज 4/3 पाई R2Q माइनस 4/3 पाई R1Q। ऐसा होगा, पूरा वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम हटा देगा, जो वॉल्यूम बचेगा उसी वॉल्यूम में चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो टोटल चार्ज, ये जो हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई R2Q माइनस R1Q। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए चार्ज जो आपका है Q, वो क्या हुआ है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, इसीलिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई R2Q माइनस R1Q। ऐसा होगा तो इसको क्या लिख देंगे, 3Q बाई 4 पाई R2Q माइनस R1Q, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब क्या है कि वॉल्यूम जो है ये गॉसियन सरफेस ले लिए, तो इसके अंदर में कितना में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस सरफेस में। तो हम लोग लिख देते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द, चार्ज जो वॉल्यूम में जो इनसाइड में जो रहेगा ना, उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, गॉसियन सरफेस का वो वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें चार्ज इनक्लोज्ड है। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम इनसाइड द गॉसियन सरफेस इन विच चार्ज इज इनक्लोज्ड। अब वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई x³ माइनस 4/3 पाई R1 का क्यूब। ये क्या हो गया, 4/3 पाई x³ माइनस R1 का क्यूब। आ रहा है बात समझ में। तो ये वाला वॉल्यूम का बात कर रहा है, ये वाला वॉल्यूम का बात कर रहा है, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम ये गॉसियन सरफेस में है। तो इसीलिए अब क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3Q बाई 4 पाई R2Q माइनस R1Q इंटू 4/3 पाई x³ माइनस R1Q। 4 पाई कट गया, 3 कट गया, ये Q x³ माइनस R1Q बाई R2Q माइनस R1Q, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये चार्ज इनक्लोज्ड हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर के साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही बाहर के साइड में। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है,
फ्लक्स, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और ये चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू वही चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू 4 पाई, इधर एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यही ना आएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। चेक कर लीजिए इसको, क्यूब एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा, उसके बाद अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे अभी। ठीक है, इसको मिटाएंगे अब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम contains a uniformly distributed charge of density rho. Find the electric field at a point P inside the cylindrical volume at a distance x from its axis। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ से x दूरी पे P पॉइंट दिया हुआ है। ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, L है, और चार्ज डेंसिटी दिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इसका दिया हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ इसका, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, पाई, इसका रेडियस नहीं ना दिया हुआ है, मान लीजिए इसका रेडियस मान लेते हैं R, पाई R स्क्वायर L। हाँ, ये दिया हुआ है ना टोटल वॉल्यूम। अच्छा, इसका इतना आवश्यकता नहीं है, एक सेकंड देख लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं इतना है पाई R स्क्वायर L, और टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है Q। तो हमारे पास दिया हुआ है Q बाई पाई R स्क्वायर L इज इक्वल टू रो। ठीक है, ये रो इसी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका यूज आएगा तो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं कि ये क्या है, रो क्या है आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है आपका। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमको क्या करना है, x दूरी पे हमको क्या निकालने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। तो इससे हम एक गॉसियन सरफेस ऐसा बना लेंगे, गॉसियन सरफेस मतलब ये पूरा यहाँ तक वाला गॉसियन सरफेस, समझ में आ रहा है गॉसियन सरफेस कैसा बना, ऐसा बन गया, जिसका भी लेंथ L है उस गॉसियन सरफेस का, लेकिन इसका रेडियस जो है x है। ठीक है, तो चार्ज
इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, और रो और वॉल्यूम इसका कितना होगा पाई एक्स स्क्वायर एल, ठीक है, रो पाई एक्स स्क्वायर एल, रो पाई एक्स स्क्वायर एल, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। रो पाई एक्स स्क्वायर एल हो गया इसका वॉल्यूम। अच्छा अब क्या है कि हमको करना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो हम लोग फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया रो पाई एक्स स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन ऑफ, और एरिया इसका कितना है, एरिया इसका लेंगे तो कितना होगा इसका एरिया जो इसका लेंगे 2 पाई एक्स इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल, इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो गया रो पाई एक्स स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो x और ये x कटा l और l कटा, E इज इक्वल टू क्या आया रो पाई एक्स, अच्छा पाई पाई भी कट गया, पाई पाई कट गया तो क्या बच गया 2 खाली यहाँ बचा ना, इधर रो एक्स बचा, रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका x डिस्टेंस पे। इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको 16 रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये सही है आंसर, ठीक है। चलिए एक सवाल और लास्ट बताएंगे, उसके बाद आपका कैपेसिटर स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग लास्ट अपना इस चैप्टर का सवाल खत्म करें इसको। ए चार्ज पार्टिकल having a charge of -2 into 10 to the power -6 coulomb is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density 4 into 10 to the power -6 coulomb per meter square. Find the force of attraction. Find the force of attraction between the particles and the plate. Between the particles and the plate. समझ में आ रहा है कुछ? क्वेश्चन को एक बार देख लिया जाए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए लास्ट में। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ -2 into 10⁻⁶ कूलम इज प्लेस्ड क्लोज टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो उसको सीट के जैसा हम लोग लेंगे, कंडक्टर था तब ना हम लोग लेते हैं कि कंडक्टर जैसा, लेकिन इसमें तो सीट जैसा इसको ले लेंगे। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका कितना है 4 into 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल्स एंड द प्लेट, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, चार्ज प्लेट रखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग, और इस पे चार्ज है आपका कितना
4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको दूरी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको चार्ज ये कितना है, इसका -q चार्ज है, इसका वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। तो ये जो बोल रहा है आपको क्या निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर साइड में बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे कि एप्सिलॉन नॉट। तो ये शीट के जैसा लेके एक कंडक्टिंग प्लेट रहता था, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ले लिए। और सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन पर कूलम, यही ना होगा। तो चलिए इसको कर दें, ये 2 हो गया, इसको कैलकुलेट किया जाए। 2 डिवाइडेड बाई 8.85 0.225 अच्छा 225 को डायरेक्टली ऐसा करते हैं, अच्छा ठीक है, लिखते हैं 0.225 गुना 10⁻⁻6 प्लस 2 यानी कि +6। इसको ऐसे करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द प्लेट। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज इस पे नेगेटिव है, तो ये फोर्स इस पे इधर लग जाएगा, लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, QE। तो लिखते हैं हम लोग फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻6 और E का वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻6। तो 4.5 न्यूटन आ रहा है ना। 4.5 2 इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करने बाद 10⁻6 और 10⁻6 कट के 1 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.5 न्यूटन। तो इसमें लिखते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक चीज यहां पे और लिख दीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ electric field when the charge is negative in nature। यानी कि जब चार्ज नेगेटिव नेचर का होगा तब फोर्स क्या लगेगा, नीचे साइड में। एक बार हम खाली बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ, कि ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना दिया हुआ था आपको 4 इंटू 10⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या हुआ, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बन रहा था, और उसका वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है आपको, और 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डालें तो इतना न्यूटन पर कूलम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया इस पॉइंट पे जो ऊपर साइड में है। लेकिन चूंकि चार्ज नेगेटिव है तो इस पे फोर्स नीचे साइड में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में। F इज इक्वल टू QE, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द चार्ज इज नेगेटिव इन नेचर। और ये F इज इक्वल टू QE आया, Q का मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखे 2 इंटू 10⁻6, और E का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था उसको लिख दिए। तो ये कितना आ गया, 4.5 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द
चार्ज पार्टिकल एंड द प्लेट 18 नंबर 0.45। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। 0.45 कुछ डाटा सही लिखा हुआ है हम लोग का सब चीज़। -2 × 10 to the power -6 और 4 × 10 to the power -6, तो E = σ/2ε0। तो 4 × 10 to the power -6/2 और 8.85 × 10 - 12। तो 2 2 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट में कहीं गलती नहीं ना हुआ, देख लेते हैं। तो 2 ओहो, ये जो आपको लिखे हैं 2.25 जो यहाँ लिखे हैं, इसको जब गुना करेंगे तो +6 के जगह पे ये हो जाएगा +5। इसको यहाँ सही कीजिएगा, तो +5 हो गया, तो ये हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 0.45 न्यूटन, 0.45 न्यूटन। ठीक है, चलिए, तो अब गॉस लॉ ख़त्म हो गया है। अब हम लोग कल से कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख के आइएगा अगले क्लास जब आइएगा तब। ठीक है, चलिए।